क्या अच्छा और बुरा सच में कोई यूनिवर्सल सच है, या ये बस वो कहानियां हैं जो हम सदियों से खुद को सुनाते आ रहे हैं? हाँ, जो हमने मान लिया है कि सच है। हाँ, तो आज हम एक ऐसे ही फिलोसोफर की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने इन सवालों की कह सकते हैं जड़ें हिला दी। और आज का हमारा विषय है फ्रेडरिक नीत्शे और उनकी एक बहुत ही विस्फोटक किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ इस किताब की फिलॉसफी नहीं बताते, बल्कि उस इंसान की कहानी भी बताते हैं जिसके दिमाग में ये सब विचार आए। ये सिर्फ फिलॉसफी की एक और किताब नहीं है। नहीं। ये तो एक तरह से पूरे वेस्टर्न कल्चर की नैतिक नींव पर सीधा हमला है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नीत्शे को हमारी मोरालिटी से इतनी दिक्कत क्यों थी। अच्छे और बुरे से परे जाने का मतलब क्या यह है कि कोई नियम कानून नहीं, जो मन में आए करो? हाँ, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा है। हाँ, चलिए इसी में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि ये विचार आ कहाँ से रहे थे। आखिर ये फ्रेडरिक नीत्शे थे कौन? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि नीत्शे के केस में उनकी जिंदगी ही उनकी फिलॉसफी की चाबी है। उनका जन्म हुआ था 1844 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में, और माहौल बड़ा धार्मिक था। हाँ, उनके पिता पादरी थे, मैंने पढ़ा था। जी, लूथरन पादरी। तो बचपन से ही वो धर्म और नैतिकता के सवालों के बीच पले बढ़े। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी ट्रैजिक रही है ना। सिर्फ 5 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई। हाँ, और इस बात का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद उनका पूरा पालन पोषण घर की औरतों के बीच हुआ, जिससे वो काफी क्या कहते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड हो गए। और यहीं पर एक कमाल का कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ वो थे जो दिमागी तौर पर एक जीनियस थे। आप सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें बेसिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया गया था। 24 की उम्र में? जबरदस्त दिमाग, और दूसरी तरफ लगातार शारीरिक पीड़ा। वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामाजिक रूप से भी बहुत अकेले थे। लोगों से घुलना मिलना उनके लिए मुश्किल था। प्रेम संबंधों में भी उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिली। ये जो लगातार दर्द था, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इसने उन्हें दुनिया को किसी गुलाबी चश्मे से देखने नहीं दिया। सही बात है। वो जिंदगी को उसकी पूरी क्रूरता और सच्चाई के साथ देख रही थी। हम सबने नीत्शे की वो बड़ी बड़ी मूंछों वाली तस्वीर देखी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान था जो हर दिन दर्द से लड़ रहा था। और फिर आखिर में 1889 में उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। और विडंबना देखिए, उनके विचार असल में दुनिया में तब फैले जब 1900 में उनकी मौत हो चुकी थी। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में कोई इंसान क्या लिखेगा? यहीं से बियॉन्ड गुड एंड इविल की बात आती है। सही कहा। हाँ, तो ये किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल ये आई कहाँ से? इससे पहले उन्होंने अपनी एक और मशहूर किताब लिखी थी, द स्पोक ज़ुरथुस्त्रा। तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज़रथुस्त्र जो 1883 से 85 के बीच आई, वो बहुत काव्यात्मक थी, एक कहानी जैसी। अच्छा। उसमें सिंबल थे, पहेलियां थीं। बहुत से लोगों को वो समझ ही नहीं आई। उन्हें लगा कि नीत्शे बस कविता लिख रहे हैं। अच्छा, तो बियॉन्ड गुड एंड इविल एक तरह से उन्हीं आइडियाज का एक्सप्लेनर वीडियो था कि दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा था उसका असली मतलब ये है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। यहाँ भाषा एकदम सीधी है, तर्क है और बहुत तीखी आलोचना है। इस किताब का मिशन एकदम साफ था, वेस्टर्न फिलॉसफी की उन सभी मान्यताओं की धज्जियां उड़ाना जिन्हें लोग हजारों साल से सच मानकर बैठे थे। जैसे कि कौन सी मान्यताएं? जैसे कि ईसाई धर्म की नैतिकता, जिसे वो जिंदगी का दुश्मन मानती थीं, या प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स का ये आइडिया कि इस दुनिया के परे कोई सच्ची और आदर्श दुनिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साइंस की ऑब्जेक्टिविटी पर भी सवाल उठाया। साइंस पर भी? हाँ, उनका कहना था कि कोई भी इंसान सच को बिना अपने नजरिए के, अपने पर्सपेक्टिव के बिना नहीं देख सकता। हर सच के पीछे एक नजरिया होता है। तो यहीं से बात सबसे दिलचस्प होती है। अगर नीत्शे कह रहे हैं कि अच्छा और बुरा कोई आसमानी या यूनिवर्सल सच नहीं है, तो फिर ये हैं क्या? नीत्शे का सबसे क्रांतिकारी आइडिया यही था। वो कहती हैं कि अच्छा और बुरा कोई भगवान का बनाया कानून नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानों की ईजाद है। इंसानों की? हाँ, ये अलग अलग समाजों ने अलग अलग वक्त पर अपनी जरूरतों और पावर के हिसाब से बनाए हैं। एक मिनट, तो जिसे हमारा समाज अच्छा मानता है, वो असल में सिर्फ हमारे समाज की जरूरत या उसकी ताकत को दिखाता है? एग्जैक्टली। और वो सबसे तीखा हमला करती हैं ईसाई धर्म की नैतिकता पर। हाँ,
जो गुण ईसाई धर्म में सबसे ऊपर रखे जाते हैं, विनम्रता, त्याग, दूसरों पर दया करना, आज्ञा मानना। जो अच्छे गुण माने जाते हैं। हाँ, नीचे इन्हें जीवन विरोधी कहती हैं। जीवन विरोधी, ये तो सुनने में बहुत अच्छे गुण लगते हैं। मतलब दया करना या विनम्र होना बुरा कैसे हो सकता है? नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो कहती हैं कि ये गुण इंसान की नेचुरल इच्छाओं को दबाते हैं। ये इंसान की आगे बढ़ने की चाह, उसकी ताकत, उसकी एम्बिशन, उसकी क्रिएटिविटी, इन सब पर ब्रेक लगाते हैं। ओके। और उनका सबसे बड़ा दावा ये था कि ये नैतिकता असल में कमजोर और दबे कुचले लोगों ने बनाई है। कमजोर लोगों ने? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। उनका तर्क समझिए। वो कहती हैं कि कमजोर लोगों ने इन गुणों का आविष्कार इसलिए किया ताकि वो ताकतवर लोगों को कंट्रोल कर सकें। कैसे? उन्हें गिल्ट ट्रिप कराकर उनकी ताकत को कमजोर कर सकें। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार था। वाह! इसे को वो गुलाम नैतिकता या स्लेव मोरालिटी कहती हैं। वाह! तो ये हैं वो दो कैटेगरीज, मास्टर नैतिकता और गुलाम नैतिकता। चलिए इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। मास्टर नैतिकता क्या है? मास्टर मोरालिटी ताकतवर, कॉन्फिडेंट और अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाने वाले लोगों की नैतिकता है। इस सिस्टम में अच्छा क्या है? जो ताकतवर है, साहसी है, जिसमें गर्व है, जो जिंदगी को उसकी पूरी शिद्दत से जीता है। अच्छा। और बुरा वो है जो कमजोर है, डरपोक है, मामूली है। यहाँ सही गलत का फैसला कोई और नहीं, वो ताकतवर इंसान खुद करता है। और गुलाम नैतिकता इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल। गुलाम नैतिकता कमजोर और सताए हुए लोगों के रिएक्शन से पैदा होती है। इसकी शुरुआत ही ताकतवर लोगों से नफरत से होती है। अच्छा। इस सिस्टम में जो कुछ भी मास्टर के लिए अच्छा है, ताकत, गर्व, आजादी, उसे बुराई यानी ईविल का नाम दे दिया जाता है। तो फिर अच्छा क्या बन जाता है गुलाम नैतिकता में? अच्छा, वो सब कुछ बन जाता है जो कमजोरों को जिंदा रहने में मदद करे। जी। जैसे कि दया, विनम्रता, धैर्य, एक दूसरे की मदद करना। इन गुणों की तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि ये कमजोरों को झुंड में एक साथ रहने और ताकतवर के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देते हैं। तो एक मिनट, नीचे ये कह रहे हैं कि जिन गुणों को हम आज सबसे महान मानते हैं, दया, विनम्रता, दूसरों की मदद करना, वो असल में कमजोरी और बदले की भावना से पैदा हुए हैं। ये तो पूरी मॉडर्न सोच पर एक सवालिया निशान है। और यही नीचे का डायग्नोसिस था। उनका मानना था कि मॉडर्न यूरोपियन समाज, खासकर ईसाई धर्म के असर की वजह से, पूरी तरह से इसी गुलाम नैतिकता में जी रहा है। अच्छा। समाज ऐसे गुणों को बढ़ावा दे रहा है जो इंसान को महान बनने से रोकते हैं और उसे झुंड का एक आज्ञाकारी हिस्सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो नीचे ने नैतिकता की तो धज्जियां उड़ा दी, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने सच के आइडिया पर भी सवाल उठाए। ये तो और भी ज्यादा रेडिकल बात है। हाँ, बियॉन्ड गुड एंड ईविल में वो पुराने फिलोसफर्स को भी नहीं बख्शती। वो कहती हैं कि ज्यादातर फिलोसफर्स सच खोजने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो अपने दिल में पहले से मौजूद नैतिक झुकावों को ही तर्क का चोला पहनाकर सच की तरह पेश कर देते हैं। मतलब कोई भी फिलॉसफी या नजरिया पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। नीचे के हिसाब से बिल्कुल नहीं। हर फिलोसोफर अपने अनुभवों और अपनी अंदरूनी इच्छाओं से अपनी दुनिया बनाता है, और यहीं से हम उनकी सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई कॉन्सेप्ट पर आते हैं, शक्ति की इच्छा या विल टू पावर। हाँ, विल टू पावर, मैंने ये सुना है। इसका मतलब क्या सिर्फ दूसरों पर हुकूमत करना या डोमिनेट करना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खूबसूरत आइडिया है। नीचे का मानना था कि जिंदगी की सबसे गहरी प्रेरणा ना तो खुशी खोजना है और ना ही सिर्फ जिंदा रहना। जिंदगी की सबसे गहरी प्रेरणा है शक्ति की इच्छा। हर जिंदा चीज, हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा आगे बढ़ना चाहता है, खुद पर कंट्रोल पाना चाहता है और अपनी क्षमताओं को चरम तक ले जाना चाहता है। तो ये शक्ति सिर्फ फिजिकल या पॉलिटिकल नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, विल टू पावर सिर्फ किसी दूसरे इंसान पर राज करना नहीं है। ये उस बीज की तरह है जो कंक्रीट को तोड़कर बाहर निकलता है। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वो बढ़ना चाहता है, सूरज तक पहुंचना चाहता है, अपनी पूरी क्षमता को पाना चाहता है। अच्छा। एक आर्टिस्ट जो अपनी बेस्ट पेंटिंग बनाती है, एक साइंटिस्ट जो एक नई थ्योरी खोजता है, या एक माँ जो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, ये सभी विल टू पावर के ही अलग अलग रूप हैं।
मतलब ये खुद को बेहतर बनाने की, खुद को पार करने की एक अंतहीन भूख है। बिल्कुल। ठीक है, मास्टर नैतिकता, गौरान नैतिकता, विल टू पावर, ये सब समझ आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अच्छे और बुरे से परे जाने का असली मतलब क्या है? क्या नीचे कह रहे थे कि अब कोई नियम कानून नहीं, जो मन में आए करो? क्योंकि ये सुनने में तो बड़ा खतरनाक लगता है। और यही सबसे आम गलतफहमी है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नीचे नैतिक अराजकता यानी एनार्की के समर्थक नहीं थे। अच्छा। उनका मकसद मोरालिटी को खत्म करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि हमारी मौजूदा मोरालिटी यानी गुलाम नैतिकता जिंदगी को छोटा बनाती है, उसे दबाती है। उनका कहना था कि इंसान को इस अच्छे बुरे की बाइनरी से ऊपर उठना होगा और अपने मूल्य खुद बनाने होंगे। अपने मूल्य खुद बनाना, ये सुनने में जितनी आज़ादी लगती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है। और यही नीचे का पॉइंट था। तो सवाल उठता है, कैसे? इसका जवाब है मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज के आइडिया में। नीचे कहती हैं कि हमें उन सभी मूल्यों की दोबारा जांच करनी होगी जो हमें विरासत में मिले हैं। हमें हर मूल्य से पूछना होगा, क्या तुम जिंदगी को हाँ कहते हो या ना? क्या तुम ताकत और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हो या कमजोरी और डर को? तो भविष्य का इंसान वो होगा जो भगवान या समाज के दिए रेडीमेड नैतिक कोड पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने मूल्यों की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। सटीक। और यहीं पर उनका उबरमेंश, जिसे सुपरमैन या ओवरमैन भी कहते हैं, का आइडिया जुड़ता है। राइट। उबरमेंश वही इंसान है जो झुंड की नैतिकता से ऊपर उठ चुका है, जिसने आग में तपकर अपने मूल्य खुद गढ़े हैं और जो जिंदगी को उसकी संपूर्णता में उसके सुख और दुख दोनों के साथ गले लगाता है। वो जिंदगी से ये नहीं पूछता कि क्यों, वो बस उसे जीता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो क्या बड़े टेकअवेज हैं? पहला और सबसे जरूरी, नीत्शे को समझने के लिए उनकी जिंदगी को समझना होगा। उनके दर्द ने ही उनकी फिलॉसफी को वो धार दी। बिल्कुल। दूसरा, बियॉन्ड गुड एंड ईविल हमारी पारंपरिक नैतिकता पर एक जबरदस्त हमला है। ये कहती है कि अच्छा और बुरा कोई शाश्वत सत्य नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास की उपज है। और उन्होंने नैतिकता को दो हिस्सों में देखा, मास्टर नैतिकता जो ताकतवर की नैतिकता है और गुलाम नैतिकता जो कमजोर की। और उनका डायग्नोसिस था कि हमारा मॉडर्न समाज गुलाम नैतिकता का मरीज बन चुका है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी का असली इंजन विल टू पावर है, खुद को बेहतर बनाने की, आगे बढ़ने की इच्छा। राइट। और आखिर में उनका मकसद अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना था, ताकि इंसान झुंड से निकलकर अपने भाग्य का मालिक खुद बन सके। नीचे के विचारों का असर बहुत गहरा और कॉम्प्लिकेटेड रहा है ना? बहुत ज्यादा। एक तरफ तो उनके विचारों को बहुत गलत समझा गया। ये एक दुखद सच है कि नाजियों जैसी विचारधाराओं ने उनके विल टू पावर और सुपरमैन जैसे आइडियाज को तोड़ मरोड़ कर अपने भयानक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, ये मैंने सुना है। लेकिन अगर हम उस गलत इस्तेमाल को किनारे रखें तो मॉडर्न सोच पर उनका क्या असर रहा? उनकी छाप हर जगह है। साइकोलॉजी में फ्रॉइड ने उनके विचारों से प्रेरणा ली। फिलॉसफी में अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो सोच जो कहती है कि हम अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाते हैं। और उत्तराधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो हर बड़ी सच्चाई पर शक करती है, इन दोनों की जड़ें नीत्शे में ही हैं। अच्छा। उनका दर्शन आपको परेशान कर सकता है, आपको असहज कर सकता है, लेकिन ये एक क्रूरता की हद तक ईमानदार है। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना रेलेवेंट है। ये सच में सोचने वाली बात है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। नीचे हमें अपने बनाए मूल्यों पर सवाल उठाने की चुनौती देते हैं। अगर वो सही हैं और हमारी नैतिकता बस एक ऐतिहासिक आदत है, तो समाज का बनाया हुआ ऐसा कौन सा एक अच्छा या बुरा मूल्य है जिस पर कोई अपनी जिंदगी में सबसे पहले सवाल उठाना चाहेगा?